नमस्ते बच्चों, द हरीश एकेडमी में आपका स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 8 जिसमें हम किसान, जमींदार और राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसमें हमने स्रोतों की तलाश के बारे में पढ़ लिया था, फिर फसलों की भरमार, किस तरीके से शासन होता था, किस तरीके से जमींदारी निभाई जाती थी, किसानी कैसे की जाती थी, है ना। आज हम पढ़ेंगे कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति क्या थी। ठीक है, सबसे पहले इसमें ये बॉक्स में देख लेते हैं, एक बार हमने पढ़ा नहीं था कल, गांव में मुद्रा। तो 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी यात्री जियाम बैप्टिस्ट तेवर्नियर को, क्या नाम था जो फ्रांसीसी यात्री थे, जियाम बैप्टिस्ट तेवर्नियर को यह बात उल्लेखने लगी कि भारत में वे गांव बहुत ही छोटे कहे जाएंगे जिनमें मुद्रा की फेर बदल करने वाले, जिन्हें सर्राफ कहा जाता था, यानी कि जहां पर मनी एक्सचेंज होता था, एक तरह से उन्हें क्या कहा जाता था, सर्राफ कहते थे, न हो। एक बैंकर की तरह सराफ हवाला भुगतान करते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़ा देते हैं और कौड़ियों के मुकाबले पैसे की। ठीक है, जैसा कि शायद कई समाजों में आपने गौर किया होगा, उत्पादन की प्रक्रिया में मर्द और महिलाएं खास किस्म की भूमिकाएं अदा करती थी। पहले क्या होता था, जो आदमी होते थे उन्हें कहा जाता था कि भाई आप किसानी, खेती करोगे, उत्पादन करोगे, पैसा कमाओगे, महिलाएं घर का काम देखेंगी। तो महिलाओं की एक खास किस्म की भूमिका होती थी। जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं वहां महिलाएं और मर्द कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करते थे। मर्द खेत जोतते थे और हल चलाते थे, और महिलाएं बुआई, निराई और कटाई के साथ साथ पकी फसल का दाना निकालने का काम भी करती थी। जब छोटी छोटी ग्रामीण इकाइयों, यानी कि छोटे छोटे गांव हैं उनका और किसान की व्यक्तिगत खेती का विकास हुआ, जो कि मध्यकालीन भारतीय कृषि की एक खासियत थी, तब घर परिवार के संसाधन श्रम उत्पादन की बुनियाद बने। स्वाभाविक तौर पर अगर हम देखें तो ऐसे में लिंग बोध के आधार पर आमतौर पर किए जाने वाला फर्क मुमकिन नहीं था कि भाई लिंग बोध के आधार पर, मतलब कि ये आदमी है, औरत है, तो इस चीज पर कोई भी भेदभाव किया जाना कोई मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि औरतें सिर्फ घर का काम ना करके खेती में जैसे बुराई, निराई, इन सब का काम भी संभालती थी। फिर भी महिलाओं की जैव वैज्ञानिक क्रियाओं को लेकर लोगों के मन में पूर्वाग्रह बने हुए थे, यानी कि जो पहले होता था, पहले क्या होता था, लोग औरतों को बिल्कुल घर में कि भाई तुम घर का काम संभालोगी, जो आदमी होता था वो बाहर से पैसे कमा के लाएगा, किस तरह आजीविका का साधन है, और जो औरतें रहेंगी वो अपने बच्चे, घर परिवार इनमें ही सिमट के रह जाएंगी। मसलन पश्चिमी भारत में रजस्वला महिलाओं को हल या कुम्हार का चाकू छूने की इजाजत नहीं थी। रजस्वला मतलब किसी को, अगर किसी भी महिला को कोई पीरियड्स हो जाते हैं तो उन्हें क्या था कि हल चलाने की, जैसे बोलते हैं ना कि भाई पूजा नहीं करनी, तो वो भी उनके लिए क्या था, वो एक पूजा की ही एक जगह थी, क्योंकि वो वहां से आजीविका कमाते थे, अपने घर का खाना पीना सब कुछ वहीं से आता था, तो अपने घर का काम चलाते थे। तो राजस्वला महिलाओं को हल या कुम्हार का चाक छूने तक की इजाजत नहीं थी। इसी तरह बंगाल में अपने मासिक धर्म के समय महिलाएं पान के बागान में नहीं घुस सकती थी। सूत काटने, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करने और गूंथने और कपड़ों पर कढ़ाई जैसे दस्तकारी के काम उत्पादन के ऐसे पहलू थे जो महिलाओं के श्रम पर निर्भर थे। किसी वस्तु का जितना वाणिज्यीकरण होता था उसके उत्पादन के लिए महिलाओं के श्रम की उतनी ही मांग होती थी, यानी कि जितना हम इसको बढ़ाएंगे उतनी ही महिलाओं की, जितना बड़ा कहते हैं ना, जितना बड़ा हम बिजनेस है हमारा उतने ही लोगों की जरूरत पड़ती है। तो जैसे जितना बड़ा वाणिज्यीकरण होता था उसके उत्पादन के लिए भी महिलाओं के श्रम की, महिलाओं की मेहनत की भी उतनी ही ज्यादा जरूरत होती थी, उतनी ही मांग बढ़ती थी। दरअसल किसान और दस्तकार महिलाएं जरूरत पड़ने पर न सिर्फ खेतों में काम करती थी बल्कि नियोक्ताओं के घरों में भी जाती थी और बाजारों में भी। चूंकि समाज श्रम पर निर्भर है, जो समाज है वो किस पर, श्रम पर, यानी मेहनत पर निर्भर था। हमें कोई भी आजीविका का हमारा सोर्स है, हम कोई भी हमें पैसे कमाने, तो उसके लिए हमें क्या मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बच्चे पैदा करने की अपनी काबिलियत की वजह से महिलाओं को महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता था। फिर भी शादीशुदा महिलाओं की कमी थी, क्योंकि कुपोषण, बार बार मां बनने और प्रसव के वक्त, यानी कि जब जो माँ है, जब उनका जो प्रसव, यानी कि प्रसव के वक्त जब उनकी डिलीवरी का टाइम होता था तो उस टाइम उनकी डेथ हो जाना, मौत की वजह से महिलाओं में मृत्यु दर बहुत ज्यादा था।
क्योंकि उन्हें प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते थे, वो तब भी उस टाइम पे भी काम करती थी, जिससे कि उन्हें उनकी प्रसव के दौरान भी मृत्यु हो जाती थी। इससे किसान और दस्तकार समाज में ऐसे सामाजिक रिवाज पैदा हुए जो संभ्रांत समूहों से बहुत अलग थे। कई ग्रामीण संप्रदायों में शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की जरूरत होती थी, न कि दहेज की। यानी कि उस टाइम पे क्या होता था, जैसे अभी होता है कि भाई दहेज लेना देना है ना, लेकिन जब क्या होता था कि दुल्हन की ही कीमत अदा करनी पड़ती थी, ना कि दहेज के लिए। तलाकशुदा महिलाएं और विधवाएं दोनों ही कानूनन शादी कर सकती थी। ऐसा कुछ नहीं था कि भाई तलाकशुदा है या विधवा है तो इनकी शादी नहीं हो सकती, दोनों में ही कानूनन ये उन्हें अधिकार था, ये राइट था कि वो शादी कर सकती थी। महिलाओं की प्रजनन शक्ति को अपनी इतनी अहमियत दी जाती थी कि उस पर काबू खोने का बड़ा डर था। स्थापित रिवाजों के मुताबिक घर का मुखिया मर्द होता था। इस तरह महिला पर परिवार और समुदाय के मर्दों द्वारा पुरजोर काबू रखा जाता था। बेवफाई के शक पर ही महिलाओं को भयानक दंड दिए जा सकते थे। यानी कोई परिवार का कोई व्यक्ति अपनी पत्नी पर शक करता है तो उसे क्या एक मतलब उसे दंड दिया जाता था भयानक, यानी या तो उसे घर से निकाल दिया जाता था, इससे अलग हो दिया जाता था, इस तरीके से। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आदि पश्चिमी भारत के इलाकों से मिले दस्तावेजों में ऐसी दरख्वास्त मिली है जो महिलाओं ने न्याय और मुआवजे की उम्मीद से ग्राम पंचायत को भेजी थी। पत्नियां अपने पतियों की बेवफाई का विरोध करती दिखाई देती हैं या फिर गृहस्थी के मर्द पर यह आरोप लगाती है कि वह पत्नी और बच्चों की अनदेखी करता है। मर्दों की बेवफाई हमेशा दंडित नहीं होती थी, लेकिन राज्य और ऊंची जाति के लोग अक्सर यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते थे कि परिवार के भरण पोषण का इंतजाम हो जाए। ज्यादातर जब महिलाएं पंचायत को दरख्वास्त देती, उनके नाम दस्तावेजों में दर्ज नहीं किए जाते। दरख्वास्त करने वाली का हवाला गृहस्थी के मर्द, मुखिया की मां, बहन या पत्नी के रूप में दिया जाता था। भूमिहर भद्रजनों में महिलाओं का पुश्तैनी संपत्ति का हक मिला हुआ था। यानी कि पुश्तैनी संपत्ति जो व्यक्ति की पुश्तैनी संपत्ति होती थी, पुरखों की संपत्ति होती थी, बाप दादाओं की जो जमीनें होती थी, उनमें महिलाओं को पूरा हक मिलता था। पंजाब से ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां महिलाएं, जो कि क्या विधवा महिलाएं थी, उनमें वो भी शामिल थी, पुश्तैनी संपत्ति के विक्रेता के रूप में ग्रामीण जमीन के बाजार में सक्रिय हिस्सेदारी रखती थी। यानी कि उनकी पूरी हिस्सेदारी थी उस जमीन में। हिंदू और मुसलमान महिलाओं को जमींदारी उत्तराधिकारी में मिलती थी, जिसे बेचने और गिरवी रखने के लिए वे स्वतंत्र थी। बंगाल में भी महिला जमींदार पाई जाती थी। 18वीं सदी की सबसे बड़ी और मशहूर जमींदारियों में से एक थी राजशाही की जमींदारी, जिसकी कर्ता धर्ता एक स्त्री ही थी। यहाँ पर देखो ये बोझा ढोती महिलाएं दिखाई गई हैं। आसपास के दूसरे गांव से आने वाली महिलाएं अक्सर ऐसे निर्माण स्थलों पर काम करती थी। यहाँ पर ये निर्माण का काम कर रहे हैं कि यहाँ पर देखो सीमेंट लेके जा रहे हैं सिर पे। अब है जंगल और कबीले। बसे हुए गांव के परे, यानी कि जो गांव में बसे हुए थे उनसे अलग हम अगर देखते हैं तो ग्रामीण भारत में बसे हुए लोगों की खेती के अलावा भी बहुत कुछ था। उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत की गहरी खेती वाले प्रदेशों को छोड़ दे तो जमीन के विशाल हिस्से जंगल या झाड़ियों से घिरे होते थे। ऐसे इलाके झारखंड सहित पूरे पूर्वी भारत, मध्य भारत, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी भारत। उत्तरी क्षेत्र में कौन से आ जाते हैं बच्चों, जैसे भारत नेपाल के जो तटीय राज्य, जो सीमावर्ती बॉर्डर लाइन है, जो उसके इलाके शामिल थे। दक्षिणी भारत का पश्चिमी घाट और दक्कन के पठारों में फैले हुए थे। हालांकि इस काल में अखिल भारतीय स्तर पर जंगलों के फैलाव का औसत निकालना लगभग असंभव है। फिर भी समसामयिक स्रोतों से, यानी कि समसामयिक मतलब जो अभी के हाल फिलहाल में स्रोत मिले हैं, सोर्स मिले हैं, उनसे हमें जो जानकारी मिली है उसके आधार पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह औसत करीब करीब 40% था, यानी 40% था। समसामयिक रचनाएं जंगल में रहने वालों के लिए जंगली शब्द का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जंगली होने का मतलब सभ्यता का ना होना बिल्कुल नहीं था। अगर हम ये सोचे कि सभ्यता नहीं है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वैसे आजकल इस शब्द का प्रचलित अर्थ यही है। उन दिनों इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए होता था जिनका गुजारा जंगल के उत्पादों, शिकार, स्थानांतरित खेती से होता था। ये काम मौसम के मुताबिक होते थे। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें, उदाहरण के तौर पर भीलों में बसंत के मौसम में जंगल के उत्पाद इकट्ठे किए जाते थे, गर्मियों में मछली पकड़ी जाती। भील कौम जो एक तरह से एक शेड्यूल ट्राइब है, ठीक है। तो बसंत के मौसम में जंगल के उत्पाद इकट्ठे करते हैं, गर्मियों में मछली पकड़ी जाती, मानसून के महीने में खेती की जाती और शरद व जाड़े के महीने में शिकार किया जाता था।
यह सिलसिला लगातार गतिशीलता की बुनियाद पर खड़ा था और इस बुनियाद को मजबूत भी करता था। लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना इन जंगलों में रहने वाले कबीलों की एक खासियत थी। जहां तक राज्य का सवाल है, उसके लिए जंगल उलटफेर वाला इलाका था, बदमाशों को शरण देने वाला अड्डा। एक बार फिर हम बाबर की ओर देखते हैं, जो कहता है कि जंगल एक ऐसा रक्षा कवच था जिसके पीछे परगना के लोग कड़े विद्रोही हो जाते थे और कर अदा करने से मुक्त हो जाते थे कि भाई हम कर अदा नहीं करेंगे, या फिर इन्हें अलग किया जाता था कर अदा करने से। कर मतलब टैक्स अदा करने से। अब है जंगलों में घुसपैठ। जंगलों में जो घुसपैठी होते थे उनके बारे में पढ़ेंगे। जंगल में भारी ताकतें कई तरह से घुसती थी। मसलन राज्य को सेना के लिए हाथियों की जरूरत होती थी, इसलिए जंगल वासियों से ली जाने वाली पेशकश में अक्सर हाथी भी शामिल होते थे। मुगल राजनीतिक विचारधारा में गरीबों और अमीरों सहित उस सबके साथ जुड़ते हुए राज्य के गहरे सरोकार का एक लक्षण था शिकार अभियान। दरबारी इतिहासकारों की माने तो शिकार अभियान के नाम पर बादशाह अपने विशाल साम्राज्य के कोने कोने का दौरा करते थे और इस तरह अलग अलग इलाकों के लोगों की समस्या और शिकायतों पर व्यक्तिगत रूप से गौर करता था। दरबारी कलाकारों के चित्रों में शिकार का विषय बार बार आता था। इन चित्रों में चित्रकार अक्सर छोटा सा एक ऐसा दृश्य डाल देते थे जो संभावनापूर्ण शासन का संकेत देते थे कि भाई शासन किया जा रहा है यहाँ पर इस तरीके से। कृषि बस्तियों के लिए जंगलों का सफाया, कि कृषि बस्तियां वहां पर बसाई जा सके, इसलिए जंगलों का सफाया कैसे हुआ, तो यह 16वीं शताब्दी में मुकुंद राम चक्रवर्ती की लिखी एक बंगाली कविता चंडी मंगल का एक अंश है। ठीक है। कविता के नायक कालकेतु ने जंगल खाली करवा के एक साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें ये पूरी की पूरी एक कविता दे रखी है। क्या? खबर मिलते ही परदेसी आने लगे तमाम जगहों से, फिर कालकेतु ने खरीद कर बांटे उनमें भारी भरकम चाकू कुल्हाड़ी और भाले पर्चे पर्चे। यानी कि जैसे लोगों को पता चला कि भाई यहाँ पर जो ये जमीनें कैसी बनने जा रही है, कृषि बस्ती बनने जा रही है, तो लोग यहाँ जगह जगह से आने लगे। उत्तर से आए दास सैकड़ों उमड़ते हुए चकित देखकर कालकेतु को, जिसने दी सुपारी एक एक को, दक्षिण से आए फसल कटाई वाले एक उद्यमी के साथ 500, पश्चिम से आया जफर मियां। देखो जो इधर उधर से आ रहे थे, उत्तर से दास आए, उन्हें भी सुपारी दी किसने? कालकेतु ने, कि भाई ठीक है, उनको पैसे दिए। फिर दक्षिण से आए, दक्षिण मतलब दक्षिण की तरफ से फसल कटाई वाले, और एक उद्यमी के साथ 500 पश्चिम से आया जफर मियां, साथ में 22,000 लोग, हाथ में सुलेमानी मोती का जाला, मोती की माला शायद, जपते हुए पीर के पैगंबर का नाम। जंगलों को हटाने के बाद उन्होंने बसाए बाजार। सैकड़ों सैकड़ों की तादाद में विदेशी जंगलों को खा लिए और घुस गए आए वहां। कुल्हाड़ियों की आवाज सुनकर शेर डर गए और दहाड़ते हुए भाग निकले। तो इस तरीके से जो दूसरी जगह से वो यहाँ पर आकर बसने लगे। पहाड़ी कबीलों और मैदानों के बीच व्यापार लगभग 1595 ईस्वी में। तो अवध सूबे यानी कि आज के उत्तर प्रदेश का हिस्सा है कौन सा? अवध इसके मैदानी इलाकों और पहाड़ी कबीलों के बीच होने वाले लेन देन के बारे में अबुल फजल ने कुछ इस तरह लिखा है कि उत्तर के पहाड़ों से इंसानों, मोटे मोटे घोड़ों और बकरों की पीठ पर लादकर बेशुमार सामान ले जाए जाते हैं, जैसे कि सोना, तांबा, शीशा, कस्तूरी, सूर, गाय की पूंछ, शहद, चूक के रस को साथ उबालकर बनाया जाने वाला एक अम्ल, अनारदाना, अदरक, लंबी मिर्च, मजीठ की जड़ें, सुहागा, जदवार, मोम, ऊनी कपड़े, लकड़ी के सामान, चील, बाज, काले बाज, मर्लिन। मर्लिन क्या होता है? बाज पक्षी की ही एक किस्म है मर्लिन, और अन्य वस्तुएं। इसके बदले में सफेद और रंगीन कपड़े, कहरुबा यानी कि एक पीला भूरा धातु जिससे गहने बनाए जाते थे। हमारे यहाँ क्या है पीला धातु? ऐसा सोना, नमक, हींग, गहने और शीशे व मिट्टी के बर्तन वापस ले जाते थे। हैं वाणिज्यिक खेती का असर बाहरी कारक के रूप में, यानी कि अगर हम बाहरी तौर से देखें, बाहर के देश प्रदेश में देखें, जंगल वासियों की जिंदगी पर भी पड़ता था। जंगल के उत्पाद जैसे कि शहद, मधुमोम, लाख की बहुत मांग थी। लाख की चूड़ियां भी बनती हैं, आपने सुना होगा। तो इन चीजों की बहुत ज्यादा मांग थी। लाख जैसी कुछ वस्तुएं तो 17वीं सदी में भारत से समुद्र पार होने वाले निर्यात की मुख्य वस्तुएं थी। हाथी भी पकड़े और बेचे जाते थे। व्यापार के तहत वस्तुओं की अदला बदली होती थी। कुछ कबीले भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले जमीनी व्यापार में लगे रहते थे, जैसे पंजाब का लोहानी कबीला। वे पंजाब के गांवों और शहरों के बीच होने वाले व्यापार में भी शिरकत थे।
सामाजिक कारणों से भी जंगलवासियों के जीवन में बदलाव आया। कबीलों के भी सरदार होते थे, बहुत कुछ ग्रामीण समुदाय के बड़े आदमियों की तरह। कई कबीलों के सरदार जमींदार बन गए, कुछ तो राजा भी हो गए। ऐसे में उन्हें सेना खड़ी करने की जरूरत हुई। उन्होंने अपने खानदान के लोगों को सेना में भर्ती कराया या फिर अपने भाई बंधुओं से सैन्य की सेवा की मांग की। सिंध इलाके की कबीलाई सेनाओं में 6,000 घुड़सवार, 7,000 पैदल सिपाही होते थे और असम में अहोम राज्य के अपने पायक होते थे। इट्स इम्पोर्टेंट, अहोम राजाओं के जो थे अपने पायक होते थे। पायक कौन होते थे? ये वे लोग होते थे जिन्हें जमीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। अहोम राजाओं ने जंगली हाथी पकड़ने पर अपने एकाधिकार का भी ऐलान कर दिया कि हम ही पकड़ेंगे जंगली हाथी और कोई नहीं पकड़ेगा। हालांकि कबीलाई व्यवस्था से राजनीतिक प्रणाली की तरफ संक्रमण बहुत पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन लगता है कि 16वीं सदी में आकर ही यह प्रक्रिया पूरी तरह विकसित हुई थी। इसकी जानकारी हमें उत्तर पूर्वी इलाकों में कबीलाई राज्यों के बारे में आइन की बातों से, आइन की बातें मतलब आईने अकबरी की बातों से मिलती है। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में कोच राजाओं ने पड़ोसी कबीलों के साथ एक के बाद एक युद्ध किया और उन पर अपना हक, अधिकार और कब्जा जमा लिया। जंगल के इलाकों में नए सांस्कृतिक प्रभावों के विस्तार की भी शुरुआत हुई। कुछ इतिहासकारों ने तो दरअसल यह भी सुझाया है कि नए बसे इलाकों के खेतीहर समुदाय ने जिस तरह धीरे धीरे इस्लाम को अपनाया, उसमें सूफी संतों ने एक बड़ी भूमिका अदा करी थी, जिसे हमने किसमें पढ़ा था? आपको अगर याद हो तो चैप्टर 6 में पढ़ा था, जब हमने सूफी परंपराओं के बारे में जिसमें पढ़ा था इस चैप्टर में, है ना। इसके बाद आता है हमारा जमींदारी के बारे में पढ़ेंगे हम कि जमींदारी क्या होती है। तो मुगल भारत में कृषि संबंधों की हमारी दास्तान तब तक अधूरी रहेगी जब तक गांव में रहने वाले एक ऐसे तबके की बात न कर ले जिनकी कमाई तो खेती से होती थी, लेकिन जो कृषि उत्पादन में सीधे हिस्सेदारी नहीं करते थे। ये जमींदार थे जो अपनी जमीन के मालिक होते थे और जिन्हें ग्रामीण समाज में ऊंची हैसियत की वजह से कुछ खास सामाजिक और आर्थिक सुविधाएं मिली हुई थी। जमींदारों की बढ़ी हुई हैसियत के पीछे एक कारण जाति भी था। दूसरा कारण था वे लोग राज्य को कुछ खास किस्म की सेवाएं, खिदमत बोलते हैं, जैसे सेवाओं को हम खिदमत भी बोलते हैं, उन्हें देते थे। जमींदारों की समृद्धि की वजह थी उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन, जिसे मलकियत कहा जाता है। मलकियत मतलब जिसका उस जमीन पर अधिकार होता था, यानी संपत्ति। मलकियत जमीन पर जमींदार के निजी इस्तेमाल के लिए होती थी। अक्सर इन जमीनों पर दिहाड़ी के मजदूर या पराधीन मजदूर काम करते थे। जमींदार अपनी मर्जी के मुताबिक इन जमीनों को बेच सकते थे, किसी और के नाम से कर सकते थे, उन्हें गिरवी रख सकते थे। जमींदारों की ताकत से इस बात से भी आती थी कि वे अक्सर राज्य की ओर से कर वसूल कर सकते थे, यानी कि टैक्स ले सकते थे राज्य के लोगों से। इसके बदले उन्हें वित्तीय मुआवजा मिलता था। सैनिक संसाधन उनकी ताकत का एक और जरिया था। ज्यादातर जमींदारों के पास अपने किले भी थे और अपनी सैनिक टुकड़ियां भी, जिसमें घुड़सवारों, तोपखानों और पैदल सिपाहियों के जत्थे होते थे। इस तरह अगर हम मुगल कालीन गांव में सामाजिक संबंधों की कल्पना एक पिरामिड के रूप में करें तो जमींदार इसके संकरे शीर्ष का हिस्सा थे। अबुल फजल इस ओर इशारा करते कि ऊंची जाति के ब्राह्मण राजपूत गठबंधन ने ग्रामीण साम्राज्य पर या फिर ग्रामीण समाज पर पहले ही अपना ठोस नियंत्रण बना रखा था। तथा कथित मध्यम जातियों की भी खासी नुमाइंदगी थी, जैसा कि हमने पहले देखा है, और इसी तरह कई मुसलमान जमींदारों को भी। समसामयिक दस्तावेजों से, यानी कि जो भी हमें दस्तावेज मिले हैं, उनसे लगता है कि जंग में जीत जमींदारों की उत्पत्ति का संभावित स्रोत रहा होगा। अक्सर जमींदारी फैलाने का एक तरीका था ताकतवर सैनिक सरदारों द्वारा कमजोर लोगों को बेदखल करना, मगर इसकी संभावना कम ही है कि किसी जमींदार को इतने आक्रामक रुख की इजाजत राज्य देता हो जब तक कि एक राज्य आदेश के जरिए उसकी पुष्टि पहले ही ना कर दी गई हो। महत्वपूर्ण थी, इससे भी महत्वपूर्ण थी जमींदारी को पुख्ता करने की धीमी प्रक्रिया, यानी कि जो जमींदारी है उसको बनाए रखने के लिए जो धीरे धीरे प्रक्रिया चल रही थी, उसको लेकर स्रोतों में इसके दस्तावेज भी शामिल है। कई तरीके से किया जा सकता था, जैसे नई जमीनों को बसाकर वहां पर जंगलबारी है जैसे उसको हमने खेती के लिए, कृषि के लिए बसा दिया। अधिकारों के हस्तांतरण के जरिए राज्य के आदेश से या फिर खरीद कर। यही भी प्रक्रियाएं थी जिनकी अपेक्षाकृत निचली जातियों के लोग भी जमींदारों के दर्जे में दाखिल हो सकते थे, क्योंकि इस काल में जमींदारी धड़ल्ले से खरीदी और
बेची जाती थी। कई कारणों ने मिलकर परिवार या वंश पर आधारित जमींदारियों को पुख्ता होने का मौका दिया। मसलन राजपूतों और जाटों ने ऐसे रणनीति अपनाकर उत्तर भारत में जमीन की बड़ी बड़ी पट्टियों पर अपना नियंत्रण पुख्ता किया। इसी तरह मध्य और दक्षिण पश्चिमी बंगाल में किसान पशुचारियों ने ताकतवर जिम्मेदारियां खड़ी की। जमींदारों ने खेती लायक जमीनों को बसाने में अगुवाई की और खेतीहरों को खेती के साजो सामान व उधार देकर उन्हें वहां बसाने में भी मदद करी। जमींदारों की अगर खरीद फरोख्त से गांवों के मौद्रीकरण की प्रक्रिया में तेजी आई। इसके अलावा जमींदार अपनी मलकियत की जमीनों की फसल भी बेचते थे। ऐसे सबूत हैं जो दिखाते हैं कि जमींदारी अक्सर बाजार बाजार क्या होता है, जो हाट होता है उसको हम बाजार ही बोलते हैं, कि भाई जो उस शहर का बाजार है उसको स्थापित करते थे, जहां किसान भी अपनी फसलें बेचने आते थे। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि जमींदार शोषण करने वाला तबका था, लेकिन किसानों से उनके रिश्तों में पारस्परिकता, पैतृकवाद और संरक्षण का फूट था। यानी कि किसानों से उन्हें उसका संरक्षण मिलता था। दो पहलू इस बात की पुष्टि करते हैं। एक तो यह है कि भक्ति संतों ने जहां बड़ी बेबाक सी जातिगत और दूसरी किस्मों के अत्याचार की निंदा करी, जो हमने अध्याय 6 में भी पढ़ा था, वहीं उन्होंने जमींदारों को किसानों के शोषक या उन पर अत्याचार करने वाले के रूप में नहीं दिखाया। आमतौर पर राज्य का जो राजस्व अधिकारी होता था, यानी कि जो टैक्स वसूलता था, उनके गुस्से का निशाना बना। दूसरा 17वीं सदी में भारी संख्या में कृषि विद्रोह हुआ और उनमें राज्य के खिलाफ जमींदारों को अक्सर किसानों का समर्थन मिला। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में करेंगे हम इतना ही। अब करेंगे कल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में भू राजस्व प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।